ऐसे हमने ये बात की कि अगर अमेरिका चाइना के इत्तेहादियों के पर, ईरान पर, वेनेजुएला पर या किसी और इत्तेहादी के पर अटैक कर देता है तो फिर चाइना किस हद तक उन इत्तेहादियों के साथ खड़ा होगा। यानी चाइना इस वक्त ईरान के साथ खड़ा तो है, असलहा भी दे रहे हैं, सारी कॉपरेशन आगे बढ़ रहा है और रशिया भी असलहा दे रहा है, लेकिन हमले की सूरत में तो फिर आपको ज्यादा खुलकर जब सामने आना होगा, फिर आपको वो चीजें देना होंगी जो अभी तक आपने नहीं दी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला था जो चाइना की पोजीशन इस पर क्लियर होना थी। तो एक ऐसा डिसीजन हो गया है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना किस हद तक अमेरिका के सामने खड़ा होगा। और यही इस दुनिया में, इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे जो डिसाइडिंग चीज होगी वो चाइना की पोजीशन होगी कि चाइना किस हद तक अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा है। नाज़रीन, खबर यह है कि चाइना ईरान को फाइटर जेट्स डिलीवर करने जा रहा है। बहुत ही हिस्टोरिक, बहुत ही गेम चेंजर, पूरे मिडिल ईस्ट में ताकत का तवाज़ुन जब वो बदल जाएगा। और इजराइल के लिए तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है। और ऑलरेडी जो ईरानी मिसाइल्स हैं उन्होंने जैसे इजराइल का बुरकस निकाला, और अब चाइनीज जहाज और फिर चाइनीज एयर डिफेंस, तो इजराइल के साथ क्या होने जा रही है। और उधर आप देखें टर्की वो अपने जेट्स बना रहा है, ड्रोन्स, उन टर्की को तो छोड़ देना। और इसके साथ आप मिस्र को देखें, मिस्र में भी चाइना जब अपना एयर डिफेंस उनको डिलीवर कर रहा है और उनके साथ ट्रेनिंग्स भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो इजराइल अगर आप देखें तो वो घेरे में जो है वो आता चला जा रहा है। और सऊदी अरेबिया खुद जो है वो टर्की से फाइटर जेट्स है वो खरीदने की तैयारी कर रहा है। तो ये एक बड़ी हिस्टोरिक डेवलपमेंट है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ईरान ने कहा है कि हिजबुल्लाह तेजी के साथ अपनी स्ट्रेंथ जो है वो रीगेन कर रही है। और टर्की ने कहा है कि उनकी नेवीज हाई अलर्ट के ऊपर हैं और वो इमीडिएटली गजा में एड डिलीवर करेंगी जो ही बमबारी रुकती है। और दुगान ने कहा कि इजराइल फिल फॉर जब बमबारी रोके और उधर सबकी नेवीज और सारे जो है वो हाई अलर्ट हैं कि फौरी तौर पर डॉक्टर्स और इमदाद और वो सारी गजा के अंदर जब दाखिल की जाए। और ये बहुत बड़ा मंजर होगा जब इमदाद अंदर जाएगी, जब मीडिया अंदर जाएगा, जब बाकी दुनिया अंदर जाएगी और असल रियलिटी जब वो दुनिया के सामने जब लाई जाएगी। ये इजराइल की क्लियर डिफीट है। और उधर जब फलस्तीनी रिलीज होंगे और हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियन जो लाइफ सेंटेंस वहां पर काट रहे हैं कई दहाइयों से, कई सालों से, उनकी रिलीज तो इजराइल किसी सूरत करना नहीं चाहता। उनकी भी अगर रिलीज होगी तो फिर ये एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री होगी, एक विजिबल विक्ट्री जो सबको जब नजर आएगी। और दूसरी तरफ सूरत हाल यह है कि इजराइल को उसकी अपनी मेडिसिन का टेस्ट जब इस वक्त चखाया जा रहा है। और वो इस तरह से है कि हमास जो है उसने हमेशा पीस प्रपोजल्स को एग्री किया, हमेशा इजराइल ने रिजेक्ट किया, और हमेशा अमेरिका और इजराइल ने कहा कि हमास अमन के लिए तैयार नहीं है। और यूरोपियंस ने भी यही कहा हमास अमन के लिए तैयार नहीं है, हालांकि हर बार हमास एग्री करती थी। अब की बार क्या हुआ है कि हमास ने एग्री किया है, इजराइल कह रहा है कि हमास ने एग्री नहीं किया, ये तो अमन के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन अमेरिका और यूरोप और बाकी सारी दुनिया कह रही है नहीं नहीं ये एग्री कर गए हैं। हालांकि अगर आप देखा जाए तो माजी की तरह हमास ने यहां भी शरायतें रखी है ना, जो उनकी प्रिंसिपल डिमांड है कि विड्रॉ किया जाए, उसूली बात जो सब की है। तो नेतन्याहू ने ये शरात ऐड ही इसलिए करवाई थी कि ये इसको टोटली जब रिजेक्ट कर दिया जाए और उसके बाद वही पुराना बयानिया कि देखो ये तो अमन के लिए जब तैयार नहीं है। तो यहां पर इजराइल के साथ कुछ और हो रहा है, बिल्कुल आइसोलेट है। इजराइल कह रहा है इन्होंने एग्री नहीं किया, अमेरिका कह रहा है इन्होंने कर लिया है, बाकी सारी दुनिया भी कह रही है एग्री कर लिया। ये एक अजब सूरत हाल है। यानी जो वो खेल खेलते रहे हैं ये खेल अब उनके साथ जो इस वक्त खेला जा रहा है। और फलस्तीनी जो कौम है उसमें यूनिटी देखी जा रही है। जो हमास और जो फलस्तीनी अथॉरिटी है इनका आपस में एक है रिवायती फड्डा है। और वो ज़ाहिर फलस्तीनी अथॉरिटी की वजह से हमास ने तो कई बार उसको हल करने की कोशिश की है। अच्छा, फलस्तीनी अथॉरिटी जो है वो उसको अरब्स बैक करते हैं और हमास को पसंद नहीं करते हैं। तो यहां पर हमास ने एक बड़ा ही विजडम वाला एक्शन लिया है, बड़ा विजडम वाला इकदाम उठाया है, जिससे जो इजराइल एक खेल खेल रहा था डिवाइड एंड रूल का, वो भी वहां पर उसको कन्फ्रंट किया गया है। तो फलस्तीनी कौम में यूनिटी जो है वो बहुत बढ़ रही है। तो ये भी आपके सामने रखेंगे। एक हेडलाइन मैं इटली से आपके सामने रखता हूं, उसके बाद जब वो ईरान और फिर जो निगोशिएशंस है उसकी तरफ बढ़ेंगे। इटली से खबर यह है कि 2 मिलियन लोग जो है वो इटली में निकले हैं। 2 मिलियन पीपल, इकोनॉमी के लिए नहीं, डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से नहीं, यूक्रेन जंग की वजह से नहीं, किसी और इशू की वजह से नहीं, फलस्तीन के लिए। ये इटली की तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है वो बताया जा रहा है। 2 मिलियन यानी पूरा इटली जैसा समझ लेके वो सड़कों पर निकला हुआ था। और तमाम शहरों में 20 लाख लोग निकल आए और वो भी इटली जैसे मुल्क में। तो इसका क्या मतलब है? इटली विटनेस्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस इन हिस्ट्री as more than 2 million Italians took the streets in over 100 cities, 100 से ज्यादा शहरों में, in protest and marches and general strike supported by the labor unions demanding to end the genocide and protesting Israel's piracy of the resilience fleet, जो फ्लोटेला के ऊपर जब अटैक किया। तो देखिए बात यह है कि यूरोप जो है वो ऑलरेडी ऑन द पाथ ऑफ डिक्लाइन है।
फ्रांस जैसी बड़ी ताकत जो वो कर्जे में डूबी हुई है, वहां पर भी लोग एक बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, और फार राइट जो है वो राइज कर रहा है, यूक्रेन का मसला अपनी जगह पर है, माइग्रेशन का इशू अपनी जगह पर, बेतहाशा मसाइल हैं यूरोपियंस के इस वक्त। उसमें देखें ये जो फलस्तीन का मसला है ये तो एडिशनल उनके ऊपर आ गया ना, ड्यू टू इजराइल्स पॉलिसीज, ड्यू टू इजराइल्स एग्रेशन। तो ये मुजाहरे यानी देखें वहां पर जितने इश्यूज हैं उनसे ज्यादा बड़े मुजाहरे फलस्तीन के इशू के ऊपर हो रहे हैं। तो यूरोपियंस जो हैं वो जाहिर है कि इजराइल के सपोर्टर हैं, अभी भी सपोर्टर हैं, और वो चाहते हैं हर हद तक इजराइल को सपोर्ट करें, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। ये यूरोप की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक कॉलोनी के लिए वहां पर उसको खत्म करने के लिए इतने बड़े मुजाहरे शुरू हो जाएं यूरोपियन मुल्कों में। और आज का यूरोप और माजी के यूरोप में फर्क है। आज वो यूरोप नहीं है जो माजी में हुआ करता था, रिच एंड वेल्दी एंड पावरफुल। आज का यूरोप के मसाइल डिफरेंट है। तो इस सब के बावजूद कि यूरोपियन गवर्नमेंट उन्होंने कोई बहुत बड़ा इकदाम इजराइल के खिलाफ नहीं उठाया अभी तक, लेकिन ये तूफान इतना बड़ा है, ये सुनामी इतना तेजी के साथ इन दीवारों को टकरा रहा है कि ज्यादा देर ये आगे टिक नहीं सकती हैं। ये गवर्नमेंट जो है, मतलब इटली जैसे मुल्क में 2 मिलियन लोग निकले हुए हैं, और बाकी मुल्कों में भी इससे मिलती जुलती सूरत हाल पैदा हो रही है, और इटली में मुजाहरों से बाकियों में ज्यादा मोटिवेशन आई है कि और ज्यादा लोग निकले। ये गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर सकती, इसलिए ये भी इस वक्त चाह रही है कि जैसे तैसे करके फिलहाल इसको रुकवाओ, बाद में जो होगा देखी जाएगी, फिलहाल जब रुकवाओ, क्योंकि मुजाहरे बहुत बड़े हैं। जनाब अली, ईरान को चाइना ने J-10C फाइटर जेट्स डिलीवर करने का फैसला कर लिया है। चाइना ट्रांसफरिंग J-10C फाइटर जेट्स टू ईरान। बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जिसमें चाइना एडवांस J-10C एयरक्राफ्ट जो है और इससे रिलेटेड जो वेपन्स हैं, मतलब J-10C जो एडवांस वेपन्स कैरी करता है, वो वेपन्स भी वो ईरान को देने जा रहे हैं, विद डिलीवरी एक्सपीडिएटेड फॉलोइंग हाई लेवल डिफेंस टॉक्स। बस ये डिलीवरी होने जा रही क्योंकि बहुत हाई लेवल टॉक्स जो ईरान और चाइना की जारी हैं, एंड पॉसिबली इसको वो लिंक कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट। मतलब चाइना और ईरान की जो स्ट्रेटेजिक एक पार्टनरशिप है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट देखी जा रही है एंड शेयर्ड इंटरेस्ट इन द मिडिल ईस्ट। और ये ट्रांसफर जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। ईरान की जो एयरफोर्स है, ईरान की जो एयर सुपीरियरिटी है, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, एंड कंपैटिबिलिटी विद द मॉडर्न मिसाइल्स। देखे ना, उनके पास जदीद जेट्स भी होंगे और फिर उसमें मॉडर्न मिसाइल्स भी वो कैरी करेंगे। तो ये इजराइल तो फिर समझे कि वो टकराएगा तो खाक में मिलेगा, इससे ज्यादा और क्या होगा। यानी ऑलरेडी ईरानियन मिसाइल जो हैं उन्होंने ईरान को कामयाबी दिलवाई है। अब मिसाइल्स भी होंगे और जदीद मिसाइल्स भी होंगे जो चाइना से आएंगे, और जेट्स भी होंगे और जेट्स के जो मिसाइल्स वो कैरी करते हैं वो भी होंगे। तो फिर इजराइल के साथ क्या होने जा रहा है। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो यह है कि बहुत बड़ी खबर है कि वो फाइटर जेट्स देने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक और बड़ी खबर है, वो है कि चाइना और रशिया का जब आप कंपैरिजन करते हैं तो चाइना ज्यादा स्पीडी डिलीवरी और ज्यादा बड़े डिसीजन लेता हुआ आपको नजर आ रहा है। डिबेट यही थी ना कि भाई चाइना किस हद तक जाएगा। देखिए, ईरान की रशिया के साथ बहुत पुरानी डील हो चुकी है कि हमें फाइटर जेट्स दिए जाएं, वो डील हो चुकी है, लेकिन फाइटर जेट्स नहीं मिले ईरान को। ठीक है, वहां पर यूक्रेन जंग जारी है, उनको खुद भी जरूरत है, वो सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन रशिया एक बोल्ड फैसला नहीं ले सका ईरान को फाइटर जेट्स देने का, ड्यू टू इजराइल और ड्यू टू अमेरिका। ठीक है ना, इजराइल एक बहुत बड़ा रीजन है और खुद अमेरिका एक बड़ा रीजन है कि रशिया ने फाइटर जेट्स ईरान को नहीं दिए। ठीक है, चाइना ने दे दिए, चाइना जो है वो देने जा रहा है। तो बाकी जो मुल्क हैं वो ज्यादा इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि चाइना किस तरह से बिहेव कर रहा है, चाइना जो है वो कितनी स्पीडी डिलीवरी कर रहा है और कितना ज्यादा बोल्ड फैसले वो ले सकता है। रशिया ना इतनी स्पीडी डिलीवरी कर सका है और ना ये जो असल फैसला उसको करना था फाइटर जेट्स देने का वो नहीं कर सका है। तो मुल्क, मतलब ये ज्यादा बड़ी खबर है कि चाइना इस हद तक भी खुलकर जब वो सामने आ सकता है। भाई अमेरिका हमला करने जा रहा है ना ईरान पर, और इजराइल करने जा रहा है, तो रशिया ने नहीं दिए, चाइना दे रहा है। तो मुल्क ज्यादा इस बात में इंटरेस्टेड है कि इसका मतलब कि चाइना जो है वो खुलकर जब सामने आ गया है और उसके साथ बातचीत को आगे बढ़ाना और उससे जो है वो फाइटर जेट्स लेना या डिलीवरी आगे स्पीडी डिलीवरी जो है वो चाइना से हो सकती है इंस्टेड ऑफ रशिया। अच्छा, रशिया की अभी भी सपोर्ट ईरान के साथ है और कंप्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो 48 घंटे पहले इनफोर्स भी हो चुका है और बड़े जबरदस्त इक्विपमेंट्स वो दे रहे हैं एयर डिफेंस के ऊपर, बहुत सारी चीजें चल रही है। लेकिन अल्टीमेट जो फाइटर जेट्स है ना वो नहीं मिले ईरान को, ये शिकवा ईरान को रहा है। बाकी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, एक्सपैंड हो रही है। अब देखें, $25 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, न्यूक्लियर प्लांट्स लगा रहे हैं, दैट्स गुड, और वो जो पार्टनरशिप है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन फाइटर जेट्स रशिया नहीं दे सका, चाइना दे रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है जो इसको देखा जा रहा है और बाकी मुल्क देख रहे हैं इस बात को कि भाई
देखें, वेस्ट के मुकाबले में फिर एक फोर्स तो आ गई है ना जो आपको फाइटर जेट्स दे सकती है। रशिया ने तो नहीं दिए किसी को, तो ये वेस्ट के मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में एक फोर्स दुनिया में आ गई है जो आपको जेट्स दे सकती है। तो इसके साथ जो है वो रशिया की सप्लाई भी ईरान को जारी है। रशिया इज मैसिवली सप्लाइंग वेपन्स टू ईरान। रशियन एयरफोर्स कार्गो प्लेन्स कंटिन्यू टू लैंड इन ईरान सेवरल डेज इन रो। ठीक है ना, तो ये खबरें आ रही है कि ईरान को जो है वो रशिया वेपन जो है सप्लाई कर रहा है। अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर, जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो मेडिटेरेनियन सी में इस वक्त पहुंच चुका है। अमेरिकन मिलिट्री ऑफिशियल्स, द एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस फोर्ड एंड द स्पेशल टास्क फोर्स मेकिंग देयर वे थ्रू द मेडिटेरेनियन सी रीजन। अब ये मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय होने के लिए आया है या सिर्फ यहां से गुजर रहा है या क्या है, या आगे कहीं पैसिफिक की तरफ जा रहा है, लेकिन ये मेडिटेरेनियन सी रीजन में इस वक्त आ गया है। तो क्या ये मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय, क्योंकि अमेरिका जो अपनी फौजें डिप्लॉय कर रहा है, अपने इक्विपमेंट्स डिप्लॉय कर रहा है, और B-2 बॉम्बर्स वहां से यूरोप आ गए हैं, हो सकता है वो भी डिप्लॉय हो जाएं, या वो ऐसा थोड़ी होता है कि वो डिप्लॉय हो जाएं और साथ ही ब्रेकिंग न्यूज जब चल जाए। अक्सर ऐसा होता है कि वो डिप्लॉय हो जाते हैं, फिर तीसरे दिन चौथे दिन खबर आती है कि वो डिप्लॉय हो चुके हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर, B-2 बॉम्बर्स और बाकी जो बिल्डअप है वो मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ जारी है। ईरान ने कहा है कि हिजबुल्लाह रीशेप्ड गाजा वॉर आफ्टर सैयद नसरुल्लाह मटाड। बहुत बड़ी जंग हिजबुल्लाह ने लड़ी है, उनके मेन कमांडर शहीद हो गए, लेकिन जो नौजवान कमांडर्स थे वो फ्रंट पर आए, उन्होंने लीड किया, और दुनिया की सोफिस्टिकेटेड आर्मी के खिलाफ जिस तरह से वो लड़े हैं वो एक तारीख है। और फिर आप देखिए, इजराइल का नेशनल सिक्योरिटी स्टडी जो इंस्टीट्यूट है वो ये बता रहा है कि इट अपीयर्स दैट हिजबुल्लाह इज रीगेनिंग इट्स स्ट्रेंथ। जो मिसाइल प्रोडक्शन है, जो वेपन प्रोडक्शन है, वो मजीद हिजबुल्लाह जब आगे बढ़ा रही है। तो अब की बार ईरान पर हमला होगा, और अगर उसमें अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो फिर हिजबुल्लाह भी उसमें इन्वॉल्व होगी। लास्ट टाइम ये हुआ था कि अमेरिका इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर जंग रुक गई थी। ठीक है, 24 घंटों के अंदर जंग रुक गई थी। और टर्किश जो प्रेसिडेंट है उर्दुगान, उन्होंने कहा है कि इजराइल मस्ट स्टॉप इट्स अटैक इन गाजा। ये सब इस वक्त अलर्ट है, और उर्दुगान ने कहा है कि आर कैपेबिलिटीज आर ऑन हाई अलर्ट टू डिलीवर एड टू गाजा। तो मिस्र भी, जॉर्डन में बहुत बड़ा वेयर हाउस है जहां पर इमदाद है, मिस्र में बहुत बड़ा वेयर हाउस है, और रोजाना वो सैकड़ों ट्रक्स गजा में दाखिल कर सकते हैं, फिर भी वो सामान जो है वो कई दिनों के लिए, शायद कई हफ्तों के लिए इनफ हो कि रोजाना सैकड़ों ट्रक्स भी उस वेयर हाउस से भेजे जाएं, तो भी उनके पास इतना सामान जो पड़ा हो। पूरी दुनिया ने जो इमदाद भेजी है और वो वहां पर पड़ी रही है, अंदर नहीं जा सकी। तो ये तारीख में चीजें लिखी जाएंगी, और जाहिर है कि इसको भुलाया तो नहीं जा सकता। तो इस वक्त सारे अलर्ट हैं कि बमबारी रुकी और फौरी एड जब दाखिल हो। और देखिए कि हमास अपनी टर्म्स के पर मामलात को आगे बढ़ा रही है। हमास सेज के जो इजरायली कैदी हैं उनको विद इन 72 आवर्स में हवाले करना इज अनरियलिस्टिक एंड थ्योरेटिकल। ये बात तो हो सकती है, लेकिन ऑन ग्राउंड ये कोई नहीं है कि हम यूं करके कैदी, हमें थोड़ा टाइम चाहिए, 4 दिन 5 दिन। उधर ट्रंप चुके 10 अक्टूबर आ रही है तो वो कह रहा है फौरी कैदी रिहा हो, और लेकिन नमाज करिए, 72 घंटों वाला कोई मामला नहीं है। अभी बात आगे बढ़ेगी और फिर रिहा करेंगे, लेकिन ग्राउंड पर थोड़ी तैयारी हमें करनी है। तो मतलब देखें, अगर वो हमास अपनी बात मनवा रही है, यही उनकी जीत है। देखें, किसी भी रेजिस्टेंस का सर्वाइवल ही उसकी जीत होती है। ये इजराइल तो इसलिए गया था कि वो हमास को निस्तरबूद कर देगा, तो हमास का मौजूद होना, उनका निगोशिएशन करना। अमेरिका ने निगोशिएशन किससे की है? हमास से की है ना भाई, हमास ही से की है ना। तो यही शिकस्त है, और क्या होता है? ये थोड़ी था कि यहां से जंगजू निकलेंगे और तल अवीव में झंडे गाड़ के आएंगे, ये थोड़ी था। हमास का सर्वाइवल ही असल में इजराइल की शिकस्त। तो छोटी सी तंजीम और इतनी ज्यादा उन्होंने, और यही बात फ्रांस के सदर ने की कि इजराइल शिकस्त खा चुका है, इजराइल पूरी तरह से यहां पर डिफीट हुआ है। फिर जो एक और हमास ने बहुत बड़ा फैसला किया है, जरा हेडलाइन देखिए। कतर ये कह रहा है, हमास एग्रीड टू ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ द गाजा स्ट्रिप टू रमल्ला। रमल्ला क्या है? जहां पर फलस्तीनी अथॉरिटी बैठती है, जिसके महमूद अब्बास सदर है। हमास और फलस्तीनी अथॉरिटी का आपस में फड्डा है, और वो फड्डा इसलिए है कि काफी सालों से चल रहा है। फलस्तीनी अथॉरिटी जो है ये, यानी कि इस पर हमेशा तनकीद होती है कि ये इजराइल और अमेरिका की इतनी ताबेदार है कि ये फलस्तीनियों को पकड़ पकड़ कर जो है वो इनके हवाले करते हैं, और इनका कंडक्ट जो है वो अच्छा नहीं है। इस बात की हमास को पसंद नहीं है। अच्छा, फिर चाइना में मुज़ाकरात हुए, फिर मॉस्को में मुज़ाकरात हुए, और हमास ने उसको वेलकम किया और कहा कि हम फलस्तीनी अथॉरिटी के साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अच्छा, वहां पर फलस्तीनी अथॉरिटी ने एग्री किया, बाद में फिर वही हरकतें जब शुरू कर दी। तो हमास ने काफी यानी तहम्मुल का मुजाहरा किया है, दरमियान में उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया इनकी हरकतों को, लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा भी किया। लेकिन इजराइल इस दुश्मनी से फायदा उठाता है, इनकी आपसी दुश्मनी से। वो फलस्तीनी अथॉरिटी को एक तरफ रखते हैं, हमास को एक तरफ रखते हैं, और यानी इस वक्त नेतन्याहू ये नहीं चाहता था कि वो फलस्तीनी अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक में है वो गजा में आकर कंट्रोल करे। वो कोई फलस्तीनी अथॉरिटी किसी भी शक्ल की नहीं चाहता। तो
नेतन्याहू को यही था कि चूंकि इनकी रिवायती दुश्मनी है, हमास कभी भी एग्री नहीं होगी यहां का कंट्रोल फलस्तीनी अथॉरिटी को देने के लिए। तो ये बहुत बड़ा फैसला हमास ने किया, बहुत तहम्मुल और विजडम का मुजाहरा किया। जैसी भी है फलस्तीनी अथॉरिटी, लेकिन अब वक्त की जरूरत यही थी कि वो, चूंकि उसको अरब बैक करते हैं ना, फलस्तीनी अथॉरिटी को अरब बैक करते हैं और हमास को वो पसंद नहीं करते। तो ठीक है, ओआईसी के मेंबर भी आ जाएं, अरब्स भी आ जाएं, सारे आ जाएं, और ठीक है फलस्तीनी अथॉरिटी आ जाए, तो अब उस पर ज्यादा प्रेशर होगा ना फलस्तीनी अथॉरिटी पर, फलस्तीन के हक में काम करने के लिए। तो ये एक बहुत यानी गैर मामूली फैसला है जो इजराइल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इजराइल ऐसे खेल खेल रहा था इनको आपस में लड़वाकर, और उसमें हमास ने हद दर्जा कोशिश की फलस्तीनी अथॉरिटी के साथ मामला बेहतर करने की, लेकिन उसका कंडक्ट ही ऐसा नहीं था, ठीक है ना। वो इनके फलस्तीनियों को पकड़ पकड़ कर इजराइल के हवाले करती रही है, और महमूद अब्बास जो कंडेम करते रहे, हमास को क्रिटिसाइज करते रहे और कहते रहे कि ये जो कुछ गजा में हो रहा है उसकी जिम्मेदार हमास है। तो ये बुनियादी वजह थी। फिर भी हमास ने यहां पर बहुत बड़ा फैसला किया। महमूद अब्बास होते तो इस तरह का कोई फैसला ना करता। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो क्या हुआ इजराइल के अंदर के गजा के बॉर्डर्स पर इजरायली एक्टिविस्ट पहुंच गए, इजरायली सेटलर्स, और उन्होंने जो इजरायली फौज के कन्वाय जा रहे थे, एड वाले नहीं, इजरायली फौज दाखिल हो रही थी, उनको रोक लिया। और वहां पर उनके अब शदीद क्लैशेस हुए हैं और इजरायली आर्मी उन सेटलर्स को घसीट कर जब वहां से हटा रही है उस रास्ते से। ये इजराइल के अंदर की सूरत हाल है। और हैरिस ने क्या लिखा है, विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम द ट्रंप नेतन्याहू इज लीडिंग इजराइल टू कैटास्ट्रोफी। तबाही की तरफ जब नेतन्याहू इजराइल को धकेल रहा है। तो इसके अलावा गजा में पैलेस्टीनियंस सेलिब्रेट प्रोग्रेस ऑन ट्रम्प्स गाजा पीस डील। सेंट्रल गजा के अंदर जो है वो कुछ सेलिब्रेशन जो है वो देखी जा रही हैं। मैक्सिकन्स रैली इन सॉलिडारिटी विद गाजा। अब आप देखें वो कहां मैक्सिको, कहां फलस्तीन, वहां पर जो फलस्तीन के लिए मुजाहरे हो रहे हैं। तो ये जो भी आउटकम आ रही है ये फलस्तीनियों के लिए क्लियर विक्ट्री है। इसराइल कतई नहीं चाहता कि बमबारी रुके, बमबारी का रुकना फलस्तीनियों की विक्ट्री है, एड का अंदर जाना फलस्तीनियों की विक्ट्री है, और फलस्तीनी कैदियों का रिहा होना जो है वो फलस्तीन की विक्ट्री है। और जो वेपन्स हैं वो तो उनके पास हैं और वो उसको लिंक कर रहे हैं। इजराइल विड्रॉ करेगा तो वेपन्स जब डाल देंगे, अगर नहीं करेगा तो वो तो पहले लड़ रहे हैं फिर भी लड़ेंगे। तो ये जो पैच दरमियान में आने जा रहा है, ये दिनों का हो, हफ्तों का हो, महीने का हो, या 1 साल का हो, 5 साल का हो, तो ये क्लियर डिफीट। और जो ही यहां पर सीजफायर होगा आप देखेंगे जो फॉल आउट इजराइल पर आना है, और वहां पर एक यानी दुनिया ने दाखिल होना है गजा में, और उधर नेतन्याहू से जो सवाल होना है। इस वक्त इजराइल में यह भी डिस्कशन हो रही है कि क्या इलेक्शंस की तरफ मामला जा रहा है, तो ये भी वहां पर सूरत हाल चल रही है। अच्छा, जो रशिया के साथ मामला है वो खराब हो रहा है। अब बर्तानिया ने इल्जाम लगा दिया है कि स्पेस वॉर शुरू हो गई है, और वो कह रहे हैं कि रशिया जो है वो उनके सैटेलाइट्स को जैम कर रहा है जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो रशिया इज अटेम्प्टिंग टू जैम ब्रिटिश मिलिट्री सैटेलाइट्स, और वीकली ये अटेम्प्ट्स हो रही हैं यूजिंग ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स। वो सैटेलाइट वॉर भी वहां पर शुरू हो गई है। ब्रिटिश कह रहा है कि हमारे सैटेलाइट्स को रशिया जो जैम करने की कोशिश कर रहा है। रशियन जो सैटेलाइट्स हैं वो ऐसी डिवाइसेस कैरी करते हैं ताकि वो ट्रैक कर सकें और कलेक्ट कर सकें डाटा, मतलब वो पूरा डाटा ही उनमें से जो निकाल लेते हैं। ब्रिटिश सैटेलाइट जो हैं वो एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी के साथ लैस तो हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी रशियन के सामने काम नहीं कर रही। और ही वांट्स दैट कि चाइना की जो एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है सच एज लेजर इज मोर एडवांस। रशिया से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाइना की है, और अगर वो उन्होंने रशिया को दे दी तो फिर क्या होगा। तो ये इस वक्त वहां पर जब फटा पड़ा हुआ है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रुका करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।